गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। हाँ जी, आ जाइए जल्दी जल्दी से सब लोग। तो आज के सेशन में हम लोग पहला जो सेशन डिस्कस करने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के नेक्स्ट एग्जाम के लिए। और यहाँ पर अगर आप लोग डिटेल रिवीजन देखना चाहते हैं तो उसके लेक्चर्स ऑलरेडी यहीं पर इसी चैनल के ऊपर आप लोग प्ले लिस्ट देखेंगे। वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, उस प्ले लिस्ट के अंदर जाइएगा। वहां पर जाकर के आपको रिवीजन लेक्चर्स जो हैं प्ले लिस्ट मिल जाएगा सीए इंटर लॉ का। वहां पे आप लोगों को डिटेल चैप्टर के डिस्कशन के जो लेक्चर्स हैं वो मिल जाएंगे एकदम बिल्कुल रिवीजन फॉर्म में, बराबर। तो आज के सेशन में पहला सेशन हम लोग कंपनीज लॉ का उठा रहे हैं। दो सेशन करीब करीब हम लोग कंपनी लॉ के लेंगे, जिसमें क्या कुछ इस बार इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था उन सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए बगैर वक्त को गवाए फटाफट से हमारी बात को हम लोग बच्चे लोगों कर देते हैं स्टार्ट। सबसे पहले नंबर पर हम लोगों ने लिया है 1% कंपनी का। देखिए एमसीक्यूज, केस बेस्ड एमसीक्यूज जरूर देख के जाइए 1% कंपनी के। तो थोड़ा डिस्कस करते हैं। 1% कंपनी एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 62, अ कंपनी विच हैज ओनली 1% एज अ मेंबर। सब लोग को पता है कि भाई 1% कंपनी वो होती है जिसमें सिर्फ एक मेंबर जो है वो ही होता है, बराबर। यानी कि ये कंपनी वो होगी जहां पे सिंगल मेंबर हमारा काम करेगा, वो हमारी ओपीसी कहलाएगी, बराबर से। चलिए आगे हम लोग इसके ऊपर। तो अरे भाई, हाँ जी ठीक है बच्चे लोगों, 1% कंपनी 1 मेंबर होगा ओनली। फीचर्स की अगर बात करें तो ये कंपनी लॉफुल पर्पस के लिए बनाई जाती है। ये कंपनी का काइंड एक प्राइवेट कंपनी का होता है, आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। 1% कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर बच्चे लोगों एक होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा डायरेक्टर एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि एक 1% कंपनी 1 मेंबर और 1 डायरेक्टर के साथ भी ओपन हो सकती है। डायरेक्टर जरूर यहाँ पे एक से ज्यादा हो सकते हैं, मेंबर एक से ज्यादा नहीं होंगे, बराबर से। ये ओपीसी जो है वो लिमिटेड बाय शेयर्स फॉर्म में हो सकती है, लिमिटेड बाय गारंटी फॉर्म में हो सकती है, या फिर अनलिमिटेड लाइबिलिटी फॉर्म में भी बनाई जा सकती है, ठीक है। अब सवाल आता है सबसे बढ़िया वाला कि इस कंपनी को ओपन करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, तो जो उसमें पर्सन होना चाहिए नेचुरल पर्सन यानी आर्टिफिशियल पर्सन नहीं होना चाहिए। ऐसा पर्सन जो इंडियन सिटीजन होना चाहिए और साथ में होना चाहिए रेजिडेंट इन इंडिया। अब रेजिडेंट इन इंडिया की डेफिनेशन हमको क्या कहती है, बहुत सीधी तरीके से हम लोगों को पता है। ऐसा कोई भी पर्सन जो लास्ट के फाइनेंशियल ईयर के अंदर 182 डेज, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज और मोर अगर इंडिया के अंदर वो रहा है तो वो पर्सन हमारा कहलाएगा यहाँ पे रेजिडेंट इन इंडिया। चलिए, तो ऐसा पर्सन जो है वो शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट 1% कंपनी, एज वेल एज ऐसा पर्सन जो इन तीनों क्वालिटीज को पूरा करता हो वो ही बन सकता है नॉमिनी भी, उसके अलावा कोई भी नहीं, बराबर से। बहुत सिंपल सी हमारी बात हो गई। तो जैसा आपको मैंने कहा कि अगर 1% कंपनी को ओपन करना है तो ये क्वालिटीज होनी चाहिए। नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, रेजिडेंट। रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ओपन कर रहे हो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज और मोर एटलीस्ट वो इंडिया के अंदर रहा है, तभी वो पर्सन हमारा इंडियन सिटीजन की कैटेगरी के अंदर, सॉरी रेजिडेंट की कैटेगरी के अंदर आने वाला है, बराबर। और मेंबर और नॉमिनी बनने के लिए चाहे मेंबर चाहे नॉमिनी, ये क्वालिटीज चाहिए। अब एक पर्सन एक टाइम पे एक से ज्यादा 1% कंपनी का मेंबर नहीं बन पाएगा, नहीं एक से ज्यादा कंपनी का नॉमिनी बन पाएगा। इसका मतलब अगर मैं मेरी बात करूं कि भाई मैं एक कंपनी ओपन कर सकता हूं ओपीसी, एज वेल एज किसी और ओपीसी का मैं नॉमिनी भी बन सकता हूं, बराबर। एक से ज्यादा न तो मैं मेंबर बन सकता हूं, न मैं एक से ज्यादा कंपनीज में नॉमिनी बन सकता हूं। लेकिन कभी अगर ऐसा हो गया, अगर नेचुरल पर्सन बीइंग मेंबर ऑफ मोर देन 1% कंपनी, सपोज करो मैं एक कंपनी का मेंबर हूं, मतलब ओपीसी मैंने बनाई है और मैं एक कंपनी के अंदर नॉमिनी हूं। अब मैं जिस कंपनी का नॉमिनी हूं, वहां जो मेन मेंबर उसका डेथ हो गया, तो डेथ हो गया तो एज नॉमिनी है वो कंपनी मुझे चलानी है। इट मींस एट प्रेजेंट में 2 कंपनीज का मेंबर हो गया एक साथ, जो पॉइंट नंबर एफ जो अपन ने पढ़ा उसके हिसाब से तो अलाउड ही नहीं है। तो ऐसे में लॉ बच्चे लोगों मुझे 180 डेज का टाइम देगा। सबको आता है ये प्रोविजन, सच पर्सन शैल हैव चूज मेंबरशिप एट एनी वन कंपनी विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज। 180 दिन का टाइम मुझे लॉ देता है, तो भैया चूज कर लो। 180 दिन 180 डेज के बाद कोई भी एक कंपनी के मेंबर आप दिखाई देने चाहिए, जो लॉ का हमारा प्रोविजन है। बहुत बढ़िया पॉइंट आता है। कोई भी माइनर, खूब क्वेश्चन आ जाते हैं इसके ऊपर, कोई भी माइनर ना तो मेंबर बनेगा, न अगर आप माइनर को नॉमिनी बनाना चाह रहे हो तो वो परमिसेबल है, बिल्कुल भी नहीं। ओपीसी के आसपास भी माइनर नहीं दिखना चाहिए, बराबर से। न मेंबर बनेगा न नॉमिनी बनेगा, ठीक है। ऐसी कंपनी सेक्शन 8 कंपनी में न तो फॉर्म होगी, न ही इन फ्यूचर कन्वर्ट हो सकती है।
और किसी में भी कन्वर्ट हो जाए सेक्शन 8 में कन्वर्ट नहीं हो सकती। ऐसी कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंस इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज का काम भी नहीं कर सकती बच्चों। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज की तरह से अगर काम करना चाह रही है या इन्वेस्टमेंट पर्पज से काम करना चाह रही है तो अलाउड नहीं है। बराबर। सबसे खास पॉइंट आता है, ऐसी ओपीसीज अपने इनकॉर्पोरेशन से 2 साल तक वॉलंटरली किसी और कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती। यानी एक बार इनकॉर्पोरेशन हो गया तो 2 साल का इंतजार तो करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप किसी और कंपनी में कन्वर्ट हो सकते हो वॉलंटरीली। समझिएगा, 2 साल बाद, 3-4 साल बाद अगर आप कन्वर्ट होना चाहें तो वॉलंटरी कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ कि 2 साल के अंदर ही, विद इन 2 ईयर, आगे जो 2 कंडीशंस में आपको बताने वाला हूं इनमें से एक भी अगर पूरी हो गई, क्योंकि बीच में और लगा हुआ, एक भी अगर पूरी हो गई तो ये ओपीसी जो है फिर वो कन्वर्ट हो जाएगी। बट ऑब्वियसली फिलहाल तो प्राइवेट कंपनी में, अदरवाइज पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होगी। कैसे हो सकता है? अगर किसी भी ओपीसी का पेड अप कैपिटल कभी भी 50 लाख से ऊपर निकल जाए, कभी भी का इसलिए बोला मैंने क्योंकि 2 साल बाद भी अगर आप 50 लाख से ऊपर का अपना कैपिटल रखते हो तो फिर आप ओबीसी के अंदर नहीं रह सकते, बराबर। तो अगर पेड अप कैपिटल आपका 50 लाख मैक्सिमम लिमिट है ओबीसी के लिए और टर्नओवर का जो मैक्स लिमिट है वो 2 करोड़ का है, ठीक है। तो अगर कैपिटल 50 लाख या टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर निकल चुका है जी, तो उस केस में बहुत सीधा सा फंडा है कि आप यहाँ पे क्या नहीं कर सकते हो, आप यहाँ पे ओबीसी कंटिन्यू नहीं कर सकते हो, आपको कन्वर्ट होना पड़ेगा एनी अदर कंपनी के अंदर। ये आप लोग को ध्यान में रखना है, बराबर। समझे आप लोग मेरी बात को? बहुत सिंपल बात हो गई। तो यहाँ आकर के ओबीसी के मैक्सिमम मेन जो प्रोविजन हमारे हैं, खास करके इसके मेंबर या नॉमिनेशन वाले पॉइंट के ऊपर, या फिर हो सकता है ये वाला जो पॉइंट आप लोग देख रहे हैं कि कन्वर्ट कब हो सकता है, नहीं हो सकता है कंपनी, इस पर क्वेश्चन बनने के चांसेस बनेंगे, तो जरूर पढ़ करके जाइएगा। चलिए एक डेफिनेशन और लेता हूं मैं एसोसिएट कंपनी का। अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैव अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, बराबर, बट विच इज नॉट अ सब्सिडरी कंपनी। एक कंपनी का दूसरी कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तो है लेकिन वो होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन नहीं है, बराबर। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये जो इन्फ्लुएंस है ये आप उस जिस कंपनी पर इन्फ्लुएंस है वो आपकी एसोसिएट कंपनी होगी और इसमें जेवीसी यानी कि ज्वाइंट वेंचर भी हमारा इंक्लूडेड है, ठीक है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब एटलीस्ट 20% ऑफ वोटिंग पावर। ध्यान से सुन लीजिएगा, अभी कैपिटल नहीं है, पहले कैपिटल हुआ करता था, अभी हो चुका है 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर या बिजनेस डिसीजन के ऊपर आपका पार्टिसिपेशन है, एटलीस्ट 20%। मैक्स बोले तो 50%, क्योंकि 50 से ऊपर हुआ तो फिर सब्सिडरी होल्डिंग का रिलेशन बन जाएगा। तो एटलीस्ट 20% के उस कंपनी के वोटिंग पावर पर अगर आपका कंट्रोल है, बराबर से, तो वो कंपनी आपकी एसोसिएट कंपनी जो है वो कहलाएगी। अपने को ध्यान में रखना है, बराबर। अब यहाँ जो ज्वाइंट वेंचर वर्ड अपन ने पढ़ा मीन्स ज्वाइंट अरेंजमेंट, बराबर। एक ऐसा ज्वाइंट अरेंजमेंट जहां एक एंटिटी पर 2 कंपनीज कॉमन कंट्रोल कर रही है ना, दे हैव जॉइंट कंट्रोल ऑफ द अरेंजमेंट, हैव राइट टू नेट एसेट्स। आप लोगों को पता हो तो अपन ने क्लास के अंदर भी इसके ऊपर एक एग्जांपल लिया था, हमने लिया था विस्तारा एयरलाइंस हो गई, जो टाटा एयरलाइंस और आप कह सकते हैं कि सिंगापुर एयरलाइंस जो हमारी है उसका एक ज्वाइंट वेंचर है, जिसके नेट एसेट के अंदर दोनों ने कंट्रीब्यूट करके रखा है, दोनों के ज्वाइंट कंट्रोल के अंदर है। तो ऐसी जो ज्वाइंट वेंचर्स कंपनीज है वो भी एसोसिएट कंपनी के डेफिनेशन में आएंगी, जहां 2 एंटिटीज मिल करके ज्वाइंटली किसी एक एंटिटी पर कंट्रोल कर रही है, ज्वाइंट बिजनेस कर रही है, नेट एसेट में दोनों कंट्रीब्यूट कर रही है, वो इस कैटेगरी के अंदर अपना आने वाला है, बराबर। तो बहुत अच्छी डेफिनेशन है। मेन फोकस 20% और मोर का, एटलीस्ट 20% टोटल वोटिंग पावर पे कंट्रोल होना चाहिए, तो ये एसोसिएट कंपनी का रिलेशन बन जाएगा, बराबर से। नाउ बच्चे लोगों, एक डेफिनेशन वाले पार्ट में हमारे पास में पॉइंट आता है बहुत अच्छा फाइनेंशियल ईयर का, इसको भी पढ़िए। सेक्शन 2 क्लॉज 41 in relation to any company or body corporate means the period ending on 31st March। देख लीजिए 31 मार्च, 31 मार्च को खत्म होने वाला साल, बराबर, वही माना जाएगा। एंड वेयर इट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड ऑन और आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी ऑफ अ ईयर। कोई भी कंपनी 1 जनवरी या उसके बाद उस पूरे साल में कभी भी इनकॉर्पोरेट हुई तो उसका फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा 31st डे ऑफ मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर। समझ जाइएगा, इन रेस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी एंड बॉडी कॉर्पोरेट। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज करिए अगर हमने किसी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन 1 जुलाई 21 को कर दिया बच्चों, 1 जुलाई 21 को अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो उसका फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा 31st ऑफ मार्च 22 को, बराबर से। वेदर 12 मंथ्स पूरे हो रहे हो नहीं हो रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है,
इवन अगर किसी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन 31 दिसंबर 21 को हुआ, तो जो क्या बोला है 1 जनवरी को या उसके बाद किसी भी डेट को, तो भी इसका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 22 को आकर के ही खत्म होगा। लेकिन अगर किसी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन, ध्यान से देखिएगा, 1 जनवरी 23 को इनको, सॉरी 22, 1 जनवरी 22 को इनकॉर्पोरेट हो रही बच्चों, क्या पढ़ा था मैंने, 1 जनवरी उसके बाद कभी भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा अगले साल के 31 मार्च को, तो 31 मार्च 23 को खत्म होगा। फोकस करिएगा मेरी बात को। देखो अगर 31 दिसंबर 21 को कंपनी बनी थी तो 31 मार्च 22 को ही आ रहा था उसका फाइनेंशियल ईयर, अगले साल 22 आ जाएगा। लेकिन जस्ट एक दिन बाद अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो खाली दिन नहीं बदला है, पूरा साल बदल गया है। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन 1 जनवरी 22 को अगर होता है 22 को, तो फाइनेंशियल ईयर बच्चों, यस बिल्कुल सही, 15 महीने का बनेगा बिल्कुल अलाउड है। यहां पे जाके 31 मार्च 23 को खत्म होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं आपके लिए। provided where a company or body corporate which is holding company or a subsidiary or an associate company of a company incorporate outside of India। चलिए, अगर कोई भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट है which is holding or subsidiary or associate company of a company which is incorporate outside of India, यानी कोई आउटसाइड इंडिया वाली कंपनी से आपका कनेक्शन है, वेदर आप उसकी होल्डिंग हो, सब्सिडियरी, एसोसिएट हो, एंड रिक्वायर्ड टू फॉलो डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर, और कंसोलिडेशन करने के लिए ऑफ इट्स अकाउंट आउटसाइड ऑफ इंडिया, जो बाहर के अकाउंट्स हैं, तो उनको कंसोलिडेट करने के लिए हमको एक डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर की जरूरत पड़ रही है भाई, क्योंकि वहां शायद कोई फाइनेंशियल ईयर अलग है, हमारा अलग है। देन सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर आप अप्लाई करते हो बराबर से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट अप्लाई करे उनको, तो वो ऐसा अलाउ कर सकते हैं एनी पीरियड ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर, चाहे वो फिर 1 साल हो चाहे नहीं हो, चाहे वो अप्रैल से 31 मार्च हो या नहीं हो, सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ कर सकती है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि अगर आप डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर यूज करना चाह रहे हो तो कर सकते हो क्या? यस सर, सीजी अगर अप्रूवल आपको दे दे तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, बराबर। Provided further that any application pending before the tribunal as on the date of commencement of this Companies Amendment Act 2019 shall be disposed by the tribunal accordance with the provision applicable to it before such commencement। ठीक है भाई। अब हुआ ये है कि ये रूल तो अभी आया, मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर, अभी डेफिनेशन चेंज हुआ। इस डेफिनेशन के आने से पहले इंडिया में फाइनेंशियल ईयर का कोई डेफिनेशन बच्चों था ही नहीं, है ना। कंपनियां अप्रैल से मार्च भी यूज करती थी, टैक्स पर्पज से कई बार जैन से दिसंबर भी यूज करती थी, अलाउड था। लेकिन इसके आने के बाद अब ये फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने कहा कि अगर कोई इस अमेंडमेंट के आने से पहले फाइनेंशियल ईयर से कोई रिलेटेड मैटर था, कोई डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के पास में चल रहा है, तो वो पुराने वाले प्रोविजन के हिसाब से उस पर जजमेंट दिया जाएगा, बराबर। वही पुराने वाले लॉज एप्लीकेबल रहेंगे, अपने को ध्यान में रखना है, सीधी सी बात है। और ये भी हमने कह दिया, जो भी प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, बच्चों एमसीक्यू के हिसाब से अच्छा है, कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट एग्जिस्टिंग ऑन द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, 2 साल का उनको टाइम दिया कि आप इस प्रोविजन को, इस एक्ट, इस नए अमेंडमेंट के प्रोविजन को फॉलो कर लीजिए। हम आपको यहाँ पे समय देते हैं 2 साल का, 2 इयर्स का टाइमिंग बच्चों को दिया गया, ठीक है भाई। आज ही अमेंडमेंट आया, उससे पहले से कंपनियां तो बनी हुई हैं और वो मान लो कोई और फाइनेंशियल यूज कर रही हैं, तो आपको 2 साल का एक तरह से ट्रांजेक्शन पीरियड दिया। इन 2 सालों के अंदर अंदर आप ये पूरा सिस्टम चेंज करके और ये नए फाइनेंशियल ईयर के रूल्स पे एप्लीकेबल कर दीजिए। तो ये फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन भी आप लोग को पढ़ करके जाना चाहिए, बराबर। बच्चे लोगों को पावर ऑफ ट्रिब्यूनल क्या कहता है सर, ये कहाँ काम आता है बच्चों? जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है और उस टाइम में, देखिएगा मैं पढ़ता हूं इसको, वेयर अ कंपनी हैज गॉट इनकॉर्पोरेटेड, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है ना, बाय फर्निशिंग एनी फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, आपने कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दिया, या सप्रेसिंग एनी मटेरियल फैक्ट और इंफॉर्मेशन, कोई मटेरियल फैक्ट या इंफॉर्मेशन छुपा लिया गया है, ठीक है, इन एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट, या जो आपने डिक्लेरेशन किया उसके अंदर कोई, तो या तो फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया या आपने कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन को सप्रेस किया, या और कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्ट अगर किया है, ठीक है, तो द ट्रिब्यूनल में, अगर ट्रिब्यूनल चाहे तो, ऑन एप्लीकेशन मेड टू इट, ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दिया गया, बराबर से। अब सर ये एप्लीकेशन कौन देगा, क्या देगा? जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है वो दे सकता है, ठीक है, ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट द सिचुएशन सो वारंट, बच्चों समझना, बराबर से। अगर ट्रिब्यूनल को ऐसा लगता है, अगर ट्रिब्यूनल इस बात से सेटिस्फाई होता है कि भाई कंपनी का इनकॉर्पोरेशन फॉल्स इंफॉर्मेशन देके किया गया, या डिक्लेरेशन में या डॉक्यूमेंट्स में कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को सप्रेस कर दिया गया, या और कुछ भी फ्रॉड कहीं पे किया गया है, तो ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई होने के बाद क्या क्या ऑर्डर कर सकता है, चेक करो।
सबसे पहला बच्चे लोगों कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को चेंज करने का ऑर्डर कर सकता है, उसको पूरा रेगुलाइज हाथ में ले लेगा। ट्रिब्यूनल बोलेगा अभी भी मैनेज करने का काम हम करेंगे, अभी मेमोरेंडम आर्टिकल्स भी हमारी मर्जी के बगैर चेंज नहीं होंगे। इन पब्लिक इंटरेस्ट ये रहो, पास सच ऑर्डर एज इट मे थिंक फिट फॉर रेगुलेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। रेगुलेशन अपने कंट्रोल में ले लेगा। साथ में मेमोरेंडम आर्टिकल में जो चेंजेस करोगे वो अब नहीं कर सकते। ये जो भी डिसीजन होगा बच्चों, ये पब्लिक इंटरेस्ट में और मेंबर्स के इंटरेस्ट में होगा। ठीक है, ये क्यों लिया जाएगा डिसीजन? पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर एज वेल एज मेंबर के इंटरेस्ट में लिया जाएगा, अपने को ध्यान में रखना है। डायरेक्ट दैट लाइबिलिटी ऑफ मेंबर शैल बी अनलिमिटेड। अब सब में और लगा हुआ है, तो या तो कंपनी का मैनेजमेंट अपने हाथ में ले ले कुछ टाइम के लिए, या मेंबर्स का लाइबिलिटी लिमिटेड से अनलिमिटेड कर दे कि भैया ऐसा क्यों किया तुमने, झूठा इन्फॉर्मेशन देके क्यों इनकॉर्पोरेट करवाई, या कंपनी का नाम डायरेक्टली मेंबर्स के रजिस्टर से उड़ाने का ऑर्डर दे सकता है। हटा, सॉरी मेंबर्स का रजिस्टर नहीं भाई, आरओसी के पास जो रजिस्टर ऑफ कंपनीज बना हुआ है बच्चों, वहां से वो ऑर्डर करेगा कंपनी का नाम सीधा रिमूव कर दो, या प्रॉपर तरीके से बंद करना चाह रहा है तो वाइंडिंग अप का ऑर्डर कर सकता है, और भी जो ठीक समझे वो ऑर्डर कर सकता है, अपने को ध्यान में रखना है। लेकिन ऐसा करने से पहले 100% वो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगा, कंपनी को सुनवाई का मौका जरूर दिया जाता है। ठीक है, और ऐसे में बच्चों बाई चांस जैसे कंपनी को बंद करने का ऑर्डर दे दिया या रिमूवल कर दिया, तो उस टाइम तक कंपनी ने जो लायबिलिटी क्रिएट कर ली है, जो ऑब्लिगेशंस क्रिएट कर ली है, उनको ट्रिब्यूनल जरूर ध्यान में रखेगा। भाई कंपनी बंद करने से, झूठी इंफॉर्मेशन देने से जिन्होंने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया उन बेचारों के साथ में चीटिंग मीटिंग नहीं होना चाहिए, ऐसा पूरा ध्यान में रखेगा ट्रिब्यूनल, अपने को ध्यान में रखना है। बराबर से समझे आप लोग मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो इस पॉइंट के बाद अब मैं आ रहा हूँ सीधा सेक्शन नंबर 54 पर। तो हमने कहा सर प्रोस्पेक्टस वाला चैप्टर, मेमोरेंडम वाला चैप्टर, इनमें से क्या कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है? बराबर, टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस मैं कोशिश करूंगा कि सेकंड पार्ट के अंदर लेने की कोशिश करूं यहाँ पे, कि क्योंकि प्राइवेट प्लेसमेंट वगैरह भी पिछली बार क्वेश्चन हमारे पास में आ चुके हैं। बराबर से, तो इसीलिए मैं जो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो इस सीरीज के अंदर पूरी कवर कर रहा हूँ। कंपनी लॉ जैसा मैंने आपको कहा, एक पार्ट अभी ले रहा हूँ, एक पार्ट हम इसका और लेंगे, कोशिश करेंगे 2 पार्ट में हो जाए, जरूरत पड़ेगी तो पार्ट्स और बढ़ाएंगे, दिक्कत नहीं है। तो अगला पॉइंट आ रहा है बच्चों स्वेट इक्विटी शेयर्स। रिवाइज करना है चीजों को हमको, फटाफट से मेरे साथ रिवीजन कर लो। स्वेट इक्विटी शेयर्स का मीनिंग इस बार साथ में सेक्शन 2 क्लॉज 88, 54 और रूल 8 भी काम करेगा। यहाँ पे देखिएगा, स्वेट इक्विटी शेयर्स का मतलब बच्चों ऐसे शेयर जो कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज या डायरेक्टर को इश्यू किए। कैसे इश्यू किए? वेदर डिस्काउंट पे। सेक्शन 53 कहता है कि कोई भी कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इश्यू नहीं कर सकती है एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स, या कंसिडरेशन अदर देन कैश में हो सकता है। अब ये क्यों दिए जाते हैं आप लोग सब जानते हो, कोई टेक्निकल नॉलेज उन्होंने दी हो, टैक्स तो अब आप पढ़ चुके हैं तो आप टेक्निकल नॉलेज जानते हैं, नो हाउ कहा जाता है, बिजनेस प्रोफेशन वाले हेड में आपने पढ़ा होगा, है ना। उसके अलावा मेकिंग अवेलेबल राइट्स इन द नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। क्या बात है, जोरदार। क्या मतलब हो गया? मेकिंग अवेलेबल राइट्स इन द नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लाइक कॉपीराइट या पेटेंट। बोले तो अगर किसी डायरेक्टर की वजह से, एम्प्लॉय की वजह से हमको कोई उन्होंने कोई डिजाइन बनाया है और वो कॉपीराइट है उनके पास या पेटेंट है और वो हम अवेल कर रहे हैं, बराबर से वो राइट्स हम लेना चाह रहे हैं, तो हम उनको स्वेट इक्विटी दे सकते हैं। या कुछ भी ऐसा जिससे उन्होंने कंपनी को बेनिफिट दिया हो, इट्स कॉल्ड वैल्यू एडिशंस, है ना। देखो अपन ने लिखा भी है, एक्चुअल और एंटीसिपेटेड इकोनॉमिक बेनिफिट। कुछ भी कंपनी को उनकी वजह से अगर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है और कंपनी उनको अगर शेयर्स देती है तो स्वेट इक्विटी शेयर की कैटेगरी में आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ एम्प्लॉय का मतलब क्या होगा बच्चों? परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हु हैज बीन वर्किंग इन इंडिया और आउटसाइड ऑफ इंडिया। क्या कहते हो? बराबर से कवर है, बराबर। सेकंड नंबर परमानेंट एम्प्लॉय, अब वो चाहे इंडिया में काम कर रहा हो चाहे इंडिया के बाहर कर रहा हो, भाई वो एम्प्लॉय का डेफिनेशन के अंदर कवर रहेगा। वो 1 साल वाला पॉइंट अभी चला गया है यहाँ से। तो परमानेंट एम्प्लॉय चाहे इंडिया के अंदर का हो चाहे बाहर का हो। सेम उसी तरह से डायरेक्टर जो अपन ने पढ़ा, चाहे वो होल टाइम डायरेक्टर हो चाहे नहीं हो। उसके अलावा बच्चों एम्प्लॉय और डायरेक्टर एज डिफाइंड इन अबव, जो ऊपर आपने पढ़ा, ऑफ सब्सिडरीज, फिर वो चाहे इंडिया की हो चाहे बाहर की हो, एज अ होल्डिंग कंपनी। ठीक है, यानी कि अगर कोई कंपनी है, सपोज करिए यहाँ पे ए लिमिटेड, ठीक है, तो ए लिमिटेड का जो पर्सन है अपना होल टाइम वाला या जो डायरेक्टर है, उसको तो हम एम्प्लॉय मान ही रहे हैं। ए लिमिटेड की अगर कोई सब्सिडरी कंपनी है तो उसका एम्प्लॉय को भी हम स्वेट इक्विटी दे सकते हैं, एज वेल एज अगर इसकी कोई होल्डिंग कंपनी है तो उसके एम्प्लॉय को भी स्वेट इक्विटी शेयर ए लिमिटेड जो है वो प्रोवाइड कर सकती है। तो ए लिमिटेड के लिए एम्प्लॉय की डेफिनेशन में सब्सिडरी का एम्प्लॉय भी आएगा एज वेल एज होल्डिंग का भी आएगा, फिर भले इंडिया में हो बाहर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चे लोगों, कंडीशंस चेक करिए मेरे साथ में। A company may issue sweat equity share if the following conditions are fulfilled, namely
सबसे पहला शेयर्स उस क्लास के ऑलरेडी इशूड होने चाहिए, मेरे ख्याल से सबको बताइए पॉइंट दो। यस सर, उस क्लास के शेयर ऑलरेडी इशूड होने चाहिए। फिर इसके लिए एसआर पास करना पड़ेगा बच्चे लोगों, एसआर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अब बढ़िया चीज देखो, स्वेट इक्विटी शेयर मस्ट बी अलॉटेड विद इन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग रेजोल्यूशन। एमसीक्यू बन सकता है, बराबर। जब भी आपने स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया उससे 12 महीने के अंदर अंदर आपको स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर देना है, ठीक है। अभी जो रिजोल्यूशन पास करोगे इसमें मेंबर्स को क्या क्या बताओगे, शेयर्स के नाम, कितने नंबर ऑफ शेयर दे रहे हो, मार्केट वैल्यू उनका कितना है, क्यों दे रहे हो, कंसिडरेशन क्या मिल रहा है एम्प्लॉइज से, मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है ना, और कौन से वो डायरेक्टर और क्लास ऑफ एम्प्लॉइज हैं जिनको आप ये देना चाहते हो, ठीक है। A company whose shares are listed on a recognized stock exchange issuing स्वेट इक्विटी शेयर अकॉर्डिंग रूल ऑफ सेबी। सबको पता है, अगर लिस्टेड कंपनी है बच्चों, डायरेक्ट याद करो कि अगर कोई कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो वो सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो कर लेगी स्वेट इक्विटी शेयर में, और अगर अदर देन लिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड या अदर कंपनी है बच्चों, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो हम एक्ट के अंदर पढ़ ही रहे, खत्म कहानी। सीलिंग लिमिट चेक करिए, कोई कंपनी एनुअल लिमिट कितना, एक साल में 15% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल देख रहे हो, और शेयर्स ऑफ द इशू प्राइस ऑफ ₹5 करोड़ विच एवर इज हायर। समझे, एनुअल लिमिट कितना है बच्चे लोगों, इनका एनुअल लिमिट जो है कि भाई एक साल में कितना इशू हो सकता है स्वेट इक्विटी, 15% ऑफ द एग्जिस्टिंग पेड अप शेयर कैपिटल, बराबर से जो भी पेड अप इक्विटी पेड अप शेयर कैपिटल है, क्योंकि स्वेट इक्विटी शेयर्स है, और इशू प्राइस 5 करोड़ विच एवर इज हायर। जितने आप सपोज करो 15% ज्यादा है, 15 करोड़ आ रहा है, 15 और 5 विच एवर इज हायर, आप 15 करोड़ कर सकते हो। बाई चांस ये तो एग्जिस्टिंग पेड अप का 15% 3 करोड़ ही आ रहा है, तो 3 और 5 विच एवर इज हायर 5 करोड़ के आप बिल्कुल स्वेट इक्विटी दे सकते हो, मैक्सिमम है। ये तो एक साल का लिमिट है, लेकिन ओवरऑल लिमिट भी देखना पड़ेगा। कभी भी मैक्सिमम जो है वो 25% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल से बाहर नहीं जाना चाहिए, ओवरऑल लिमिट है, ठीक है। तो आपको दोनों लिमिट चेक करनी पड़ेगी कि अगर कहीं पर भी किसी साल ऐसा लग रहा है कि जो ऑलरेडी इशू कर दिए वो 25% ऑफ पेड अप कैपिटल के बराबर हो चुके हैं, तो फिर आप स्वेट इक्विटी इशू नहीं कर पाओगे, क्योंकि दोनों ओवरऑल लिमिट्स भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। स्टार्टअप कंपनीज के लिए 50% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल अप टू 5 इयर्स। स्टार्टअप कंपनीज के लिए वैसे अब 5 की जगह पे 10 साल वाला प्रोविजन हमारा हो चुका है, बराबर से। डिबेंचर्स वाले में एक जगह पे चेंज नहीं किया, बाकी आप लोग जानते हो सब जगह पे करीब ये 5 साल की जगह 10 साल हमारा जो पॉइंट है वो हो चुका है। पिछली बार अमेंडमेंट आ गया था, तो 5 to 10 ईयर अपने को कर लेना चाहिए मेनली यहाँ पे स्टार्टअप कंपनीज के लिए 54 में। इसको एक बार अपन चेक भी कर लेंगे बच्चों, एक बार वापस से चेक कर लीजिएगा, रेगुलर लेक्चर में देखिएगा मेरे, या अमेंडमेंट लेक्चर्स जो मैंने दिए हैं उसमें देखिएगा। इसको भी हमने 5 से 10 साल स्टार्टअप एक जगह छोड़ करके डिबेंचर वाले पॉइंट में सब जगह जो है वो 5 से 10 साल ये हो गया है, ठीक है। चलिए अब बच्चों लॉक इन पीरियड कितना रहेगा, यानी कि ये जो इनको शेयर्स देंगे क्या ये हाथों हाथ मिलते बेच सकते हैं क्या? जी नहीं, नॉन ट्रांसफरेबल रहेंगे फॉर ए पीरियड ऑफ 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। बच्चों नोट कर लेना, 3 साल। लॉक इन का मतलब होता है कि भाई आज स्वेट इक्विटी दे और कल तुम जाके मार्केट में अच्छा भाव मिल रहा है बेच दो ना, भाई तुमको दिए, तुम्हारा इनाम है। तो 3 साल अलॉट करने से 3 साल तक ये इन शेयर्स को किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है, सिंपल है। वैल्यूएशन ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर कौन करेगा? इन शेयर्स का वैल्यू बच्चों एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर की तरफ से होगा, बट ऑब्वियस है सर रजिस्टर्ड वैल्यूअर, बट ऑब्वियस सेबी का रजिस्टर्ड पर्सन होता है, ये अपने को ध्यान में रखना, आगे पढ़ भी लेते हैं अपन। वैल्यूएशन ऑफ आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, या वैल्यू एडिशन टू बी डन बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर जो अपने पढ़ा था। तो वैल्यूएशन जो था कि भाई जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उसके बदले में कितने शेयर देने हैं तो उसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा, या वैल्यू एडिशन का करना पड़ेगा। ये सब रजिस्टर्ड वैल्यूअर का काम है बच्चों, जो अपनी रिपोर्ट को बीओडीज को दे देगा, सिंपल है। तो वैल्यूअर का काम भी हो गया यहाँ पे। फिर नॉन कैश ट्रांजेक्शंस क्या है? वेयर द स्वेट इक्विटी शेयर आर इशूड फॉर ए नॉन कैश ट्रांजेक्शन on the basis of valuation report in respect of obtained from registered valuer, such non-cash transactions shall be treated in the following manner in the books of accounts of the company। चलो ये मैं बताने वाला हूँ आपको। सर ये है क्या? हमने ये भी पढ़ा था कि कई बार हम लोग ये शेयर डिस्काउंट पे इश्यू करते हैं और कई बार फ्री में उनकी सर्विस के बदले दे देते हैं, अदर देन कंसिडरेशन करते हैं ना अपन। तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है अदर देन कंसिडरेशन का, वो इन्होंने बोला है। Where the non-cash transaction take the form of depreciable या amortizable asset अगर है तो उसको बैलेंस शीट के अंदर आपको लिख देना चाहिए अकॉर्डिंग एएस के हिसाब से, आप लोग सब जानते हो, है ना। नॉन कैश ट्रांजेक्शन में कोई इस फॉर्म में हो रहा है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन का मतलब है उनके पास में कोई मशीनरी है,
जो हमने अडॉप्ट कर लिया है, बदले में उनको शेयर्स दे दिया है, कॉपीराइट है उनके पास में, कॉपीराइट या पेटेंट है उसका, वो हमने लिया, तो डेप्रिशिएबल वैल्यू अगर है तो बैलेंस शीट में दिखाओ यस के हिसाब से। और अगर ऐसा नहीं है, वेयर क्लॉज ए इज नॉट एप्लीकेबल इट शैल बी एक्सपेंसेस प्रोवाइडेड इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो फिर भाई वहां तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से हो गया, यहाँ फिर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बगैर भी जैसा आप उसको एंट्री करना चाहें उस तरह से एंट्री को कर सकते हैं। ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन के अंदर अपने को करना चाहिए, बराबर। फिर बच्चों बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज भी करना पड़ेगा। द बीओडी शैल इंटर एलिया डिस्क्लोज इन द डायरेक्टर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर रिपोर्ट के अंदर जो आपने स्वेट इक्विटी शेयर इशू किया उनका डिटेल अपने को देना पड़ेगा, बोर्ड रिपोर्ट में जरूरी है। फिर बच्चों स्वेट इक्विटी शेयर का एक अलग से रजिस्टर मेंटेन होगा, ठीक है, फॉर्म नंबर S3 के अंदर कंपनी शैल मेंटेन रजिस्टर, और ये कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के ऊपर मेंटेन रहेगा, अदर प्लेस जैसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करें, अपन ने प्रोविजन पड़ा हुआ है कि पेपर्स कहाँ पे रखे जा सकते हैं, ठीक है। स्वेट इक्विटी शेयर्स ऑफरिंग पेरी पेसू। अब बच्चों स्वेट इक्विटी शेयर्स जो हैं इनके राइट्स, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशन, लिमिटेशंस बिल्कुल वैसे रहेंगे जैसे बाकी इक्विटी शेयर के, वो चेंज नहीं है। अकॉर्डिंग टू 54(2) द राइट्स, लिमिटेशन, रेस्ट्रिक्शन, प्रोविजन आर फॉर द टाइम बीइंग एप्लीकेबल टू इक्विटी शेयर, जो इक्विटी शेयर्स पे लगते हैं वो अभी स्वेट इक्विटी शेयर्स और उनके होल्डर्स पे भी लगेंगे बराबर से। तो पेरी पेसू का मतलब होता है समानता, समान, एक जैसे, तो जैसे बाकी इक्विटी शेयर पे लग रहे हैं वैसे सेम इनके ऊपर भी लगने वाले हैं, ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये हमारा एक अच्छा सेक्शन हो सकता है बच्चों 54 वाला। ये जो खास करके छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोगों को मैंने बताए हैं, एकदम नए जैसे पॉइंट है, इन पॉइंट्स को आप लोगों को जरूर पढ़ करके जाना चाहिए, एग्जाम के हिसाब से बहुत बढ़िया हो सकते हैं, ठीक है। और कुछ एक जगह पे एमसीक्यू वाला पार्ट, जैसे लॉक इन पीरियड हमारा आ गया 3 साल वाला, तो एमसीक्यू हमारा बन सकता है, आपने को ध्यान रखना है। चलिए फिर फर्दर इश्यू ऑफ शेयर्स पर बात कर लेते हैं। देखिए इस चैप्टर से मुझे लगता है क्वेश्चन 62 और 63 पे आ सकता है, बिकॉज रिडक्शन इन कैपिटल पे आई थिंक प्रीवियस बार क्वेश्चन आ चुका है, बायबैक पर आ चुका है, 67 जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वैसे तो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, लेकिन उनके ऊपर प्रीवियस में क्वेश्चन आ चुके हैं जस्ट पिछले अटेम्प्ट के अंदर, तो थोड़ा सा चांसेस मैं ये लेके चल रहा हूँ कि ऑलरेडी अपन ने वहां रिवाइज किया हुआ है, तो अभी मैं उन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज करा दूं जो एकदम नए हो सकते हैं, इस बार के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। बाकी रिपीटेड भी कर दे अगर, तो आप लोग को पता है ऐसे ही कुछ भी कर सकता है। चलिए राइट इशू के बारे में बात कर दे, बहुत सीधा सीधा सा। सेक्शन 62(1) क्या कहता है तो चलो वो सबको पता है, सच शेयर शैल बी ऑफर्ड टू द पर्सन हु एट द टाइम ऑफ ऑफर आर होल्डर्स ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी। नाम से पता लगता है राइट इशू जो है वो फर्दर राइट है, लेकिन किसका? इक्विटी शेयर वालों का, तो भाई ये राइट इक्विटी शेयर्स वालों को मिलता है, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत क्लियर है, अगर हमने बोला 1:5 राइट शेयर है, इसका मतलब है हम हर 5 शेयर पे 1 शेयर एक्स्ट्रा आपको दे सकते हैं, 1 पे 5 नहीं। इफ यू हैव ऑलरेडी 5 शेयर तो 5 पे 1 शेयर हम जो है वो आपको दे सकते हैं यहाँ पे, ये अपने को ध्यान में रखना है। यूजुअली प्राइस ऑफ राइट इशू इज लेस देन द मार्केट प्राइस, ताकि हम इसको प्रमोट कर सकें। तो हमने कहा सर ये 5 पे अगर 1 हमने को देना है बराबर से, तो बट ऑब्वियस है इसमें अगर आपके पास में 5 शेयर है तो आप 1 ले सकते हैं। सर किसी के पास 6 हुआ तो भी बेटा 1 ही लेगा, फिर वही अपना रूल अप्लाई हो जाएगा कि अगर 6-7 तक भी उनके पास में है, 7 भी अगर है तो 1 ही मिलने वाला है। 8, 9, 10 वाले में अगर आप चले गए 50% से ऊपर वाले में, तो फिर आपको 2 शेयर्स के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। चलो बेसिस क्या रहेगा बच्चों? अगेन जो हम लोग राइट इशू निकालने वाले हैं, ऊपर अपन ने जो रेशियो निकाला, पेड अप कैपिटल या नंबर ऑफ शेयर के हिसाब से हो सकता है, मेनली पेड अप कैपिटल के हिसाब से होता है। इसके लिए एक लेटर ऑफ ऑफर तैयार होगा जिसमें बकायदा कितने नंबर ऑफ शेयर ऑफर कर रहे हैं, टाइम कितना रहेगा बच्चों एक्सेप्ट करने के लिए, ध्यान से देखिएगा। मिनिमम 15 दिन से लगा के मैक्सिमम 30 दिन का टाइमिंग हम इनको देंगे कि भाई आप हमारी ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हो, बराबर से कम 15 दिन से लगा करके मैक्सिमम 30 दिन का टाइमिंग इनको दिया जा सकता है, जिसमें जो भी हमारे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर है वो अप्लाई कर सकते हैं सेक्शन 62 में राइट शेयर्स के लिए। प्राइवेट कंपनीज के लिए एग्जम्पशंस है, वो ये लिमिट हटा सकते हैं, उसमें वैसे भी कम ही मेंबर है। तो अगर 95% ऑफ द प्राइवेट कंपनीज मेंबर रेडी इन रिटर्न या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, बच्चों अगर प्राइवेट कंपनी के 90% मेंबर रिटर्न में इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के अंदर तैयार हो जाते हैं कि सर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमको तो आप 15 से कम दिन का नोटिस भी दे देना तो भी हमको चलेगा, तो अपन उनको एग्जम्पशन दे सकते हैं, ठीक है। साथ में बच्चों नोटिस में ये भी लिखा जाएगा कि अगर आपने जो टाइम दिया उसमें नोटिस का जवाब नहीं दिया है, शेयर्स के लिए अप्लाई नहीं किया, तो ये ऑफर जो है वो आपके लिए डिक्लाइन हो जाएगी। डिक्लाइन का मतलब तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हो ना, ऑफर आपके लिए लैप्स हो जाएगी, खत्म। स्वेट राइट शेयर की एक खासियत है, हाँ डिफरेंस समझना, स्वेट इक्विटी शेयर आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो भाई, सुनना, ट्रांसफर 3 साल का वैसे लॉक इन पीरियड है, आपका राइट भी ट्रांसफर नहीं होता है।
राइट टू रिनाउंस कहता है, अच्छा सेम याद आ गया मुझे, साथ में बता देता हूँ, प्राइवेट प्लेसमेंट में भी आपने यही पढ़ा है कि जिन लोगों को हमने प्राइवेट प्लेसमेंट पे शेयर्स देने के लिए ऑफर किया है, बकायदा इन्विटेशन भेजा है, वो अपना राइट किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। लेकिन राइट इशू की खासियत है कि जिस मेंबर को हमने ये शेयर ऑफर किया, अगर वो खुद नहीं लेना चाहे तो अपने राइट को किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर सकता है, ये हमने उसको अलाउड किया है। तो राइट टू रिनाउंस यहाँ पे आर्टिकल्स अगर परमिट दें, आर्टिकल्स अगर रोके नहीं तो ऐसा करना अलाउड है, आर्टिकल से रोक दिया तो बात अलग है, कुछ नहीं कहा तो भी आप ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है। सेंडिंग नोटिस बच्चों, ये जो नोटिस मेंबर्स को भेजा जाएगा, वेदर रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजेंगे या स्पीड पोस्ट से भेजेंगे या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से भेजेंगे या फिर कोरियर सर्विस से भेजा जाएगा। और इश्यू ओपन करने से 3 दिन पहले, सर 3 दिन पहले का मतलब क्या हो गया सर, इश्यू ओपन क्या पब्लिकली ओपन है? जी नहीं, यहाँ इश्यू ओपन करने का सीधा सीधा सा मतलब है कि जब हम इन लोगों को इनवाइट यहाँ पे कर रहे हैं तो एटलीस्ट 3 दिन पहले जो है वो नोटिस को हम यहाँ से भेज देंगे ताकि नोटिस इनको मिल जाए। फिर हमने 15 से 30 दिन का टाइम तो दिया ही है ना, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफर से। तो एटलीस्ट 3 दिन पहले जो है वो ये नोटिस इनके पास में हमको एटलीस्ट ज्यादा पहले भी भेज सकते हैं, अपने को भेज देना चाहिए। ठीक है। नाउ डिस्पोजल ऑफ द शेयर, बाई चांस हम लोगों ने 1 लाख शेयर्स के लिए बोला था इन लोगों को लेने के लिए, 70,000 ले लिए, 30,000 अभी बच गए हैं। तो बीओडी कैन डिस्पोज ऑफ शेयर इन सच मैनर, जो उनको बेनिफिशियल लगे, जो ठीक लगे उनको, उस मैनर में वो इन शेयर को डिस्पोज कर सकते हैं, बेच सकते हैं। बराबर। कब, किस सिचुएशन में? एक तो हमारा जो टाइम था वो एक्सपायर हो गया जो हमने आपको दिया था, या किसी शेयर होल्डर की तरफ से इंटीमेशन आ गई है बच्चों कि वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कि मुझे ये ऑफर नहीं चाहिए आपका, बराबर, तो मुझे शेयर नहीं चाहिए, मतलब तो हम किसी और को डिस्पोज कर सकते हैं। बट जो करना है इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी करना पड़ेगा, यानी आप मार्केट प्राइस जो अभी फेस वैल्यू से ज्यादा है उस पर आप मार्केट पे देना चाह रहे हो, दे दो, जो करना है कंपनी के बेनिफिट के लिए अपने को करना है। एक मेथड तो हमारा ये हुआ राइट शेयर का। अब बच्चों 62(1)(b) के अंदर फर्दर इशू में आपके पास एक ऑप्शन और आता है कि आप ईएसओपी में भी शेयर्स जो है वो दे सकते हैं। सर इसका क्या फंडा, देखिएगा मेरे साथ। मीनिंग, a company may issue further share to its employees under a scheme of employees stock option scheme, ESOP में दे सकते हैं। अब बच्चों कई सारे नए कोर्स आपको पढ़ने को मिलेंगे, बहुत ध्यान से मेरे साथ देखिएगा। एम्प्लॉय ऑप्शन स्टॉक स्कीम का मतलब क्या है? 2 क्लॉज 37 में, द ऑप्शन गिवन टू द डायरेक्टर, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ कंपनी। तो सुनना, स्वेट इक्विटी से अलग है, डायरेक्टर को, ऑफिसर को, एम्प्लॉय को, या होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी वाले भी हो तो चलेगा। ठीक है, अगर हो तो उनको भी हमने इस कैटेगरी में इंक्लूड किया। विच गिव सच डायरेक्टर्स, ऑफिसर और एम्प्लॉई द बेनिफिट और ए राइट टू परचेज और सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स ऑफ द कंपनी एट अ फ्यूचर डेट एज अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। क्या बात है, इन डायरेक्टर, ऑफिसर और एम्प्लॉइज को हम एक राइट दे रहे हैं कि आप फ्यूचर में कंपनी के शेयर परचेस कर सकते हो, लेकिन उसका प्राइस अभी प्री डिटरमाइंड हो जाएगा। इसका फायदा ये है कि फ्यूचर में अगर रेट बढ़ भी गई तो आप तो उसी प्राइस पे खरीद सकते हो। हाँ, रेट कम हो गई नहीं भी खरीदोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर जब कम हो तब खरीद लेना। ठीक है, तो ये प्री डिसाइडेड प्राइस कर दी जाती है उनके लिए और फ्यूचर में वो शेयर्स को परचेस कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। रिजोल्यूशन बच्चे लोगों, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है, लेकिन प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से काम चला सकती हैं, लेकिन इसके लिए कंडीशन है। ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसने 2 सेक्शंस में कोई डिफॉल्ट नहीं किया हो, एक तो 137 जो हमारा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करने वाला आरओसी को, बराबर, और एक हमारा एनुअल रिटर्न था बच्चों 92 वाला, आपने पढ़ा हुआ है सब कुछ। इनमें कोई डिफॉल्ट नहीं किया है तो आप सीधा सीधा सा हमने बोला कि ये ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन भी पास कर सकती है प्राइवेट कंपनियां, लेकिन अगर ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही है तो प्राइवेट कंपनी को भी स्पेशल रिजोल्यूशन ही पास करना पड़ेगा। समझ गए? उसके अलावा बच्चों जो आईएफएससी कंपनीज है हमारी, आईएफएससी पब्लिक कंपनीज, उनको सिर्फ ऑर्डिनरी पास करना है और उनको कुछ चाहिए भी नहीं, सीधा ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास कर सकती है तो काम हो जाएगा। बाकी सबके लिए ऐसा नहीं है। अगेन बच्चों, द ऑप्शन ग्रांटेड टू एम्प्लॉय शैल नॉट बी ट्रांसफरेबल। भाई प्राइवेट प्लेसमेंट हुआ चाहे ये हुआ, आप किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। अब चलिए कुछ रूल्स आपको पढ़ाता हूं मैं। इन केस ऑफ एन अनलिस्टेड कंपनी, बच्चों सुनना, एक अनलिस्टेड कंपनी डिजायर टू इशू शेयर अंडर ईएसओपी स्कीम टू इट्स डायरेक्टर, ऑफिसर और एम्प्लॉय, तो आपको कुछ सर्टेन कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। वो कंडीशन आपको मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ बच्चे लोगों। ये उन कंपनीज के लिए है जो अनलिस्टेड हमारी कंपनीज है, समझो। द इशू ऑफ ईएसओपी हैज बीन अप्रूव बाय द शेयर होल्डर, बच्चों अभी भी वही है, इसके लिए एसआर पास करना पड़ेगा। यहाँ पे एम्प्लॉय का मतलब वही हो गया,
परमानेंट एम्प्लॉई इंडिया और इंडिया के बाहर, तो जो सेम अपन ने स्वेट इक्विटी में भी पढ़ा था। ओके, सेकंड नंबर डायरेक्टर, चाहे वो होल टाइम हो चाहे जो भी हो, बट वेदर अ होल टाइम डायरेक्टर और नॉट, बट एक्सक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बच्चे लोगों नोट कर लो, ईएसओपी में डायरेक्टर आएगा, भले होल टाइम डायरेक्टर क्यों ना हो, लेकिन इसके अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो हमारा है, आईडी जो है इंडिपेंडेंट वाला, वो इंक्लूड नहीं होगा। उनको हम ईएसओपी में काउंट नहीं करते क्योंकि वो परमानेंट नहीं है एक तरह से। दूसरा नंबर इंडिपेंडेंट है। एन एम्प्लॉई जो ए और बी में लिखा हुआ है, अपना वही पॉइंट बच्चों, उसमें सब्सिडरी और होल्डिंग का हो तो भी चलेगा, लेकिन सिर्फ एम्प्लॉई, क्योंकि एम्प्लॉइज की बात हो रही है, बराबर से प्योरली एम्प्लॉइज बोल दिया इन्होंने, ये इस वाले पॉइंट के अंदर ध्यान रखोगे, बट डज नॉट इंक्लूड। लेकिन अब एक लिस्ट इन्होंने और बना के दिया कि एम्प्लॉय का डेफिनेशन में कौन कवर नहीं है। एन एम्प्लॉय हु इज प्रमोटर और ए पर्सन बिलोंगिंग टू प्रमोटर ग्रुप। बच्चों समझना, ऐसा एम्प्लॉय जो खुद कंपनी का प्रमोटर भी, अरे भाई ये लोग सब अपनी कंपनी के एम्प्लॉय भी तो हो सकते हैं, चाहे वो फिर मुकेश अंबानी जी हो, चाहे टाटा जी हो, जो भी हो, तो ये प्रमोटर है या प्रमोटर ग्रुप के पर्सन है, बिलोंगिंग टू प्रमोटर ग्रुप अगर है या खुद प्रमोटर है, तो ये इस भले एम्प्लॉय है लेकिन ईएसओपी के बेनिफिट नहीं ले सकते। सेकंड नंबर के ऊपर बच्चों, डायरेक्टर हु आइदर हिमसेल्फ और थ्रू हिज रिलेटिव और थ्रू एनी बॉडी कॉर्पोरेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होल्ड मोर देन 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी। बच्चे लोगों, जो कंपनी के 10% से ज्यादा, 10% और मोर पे अपना कंट्रोल करके बैठा है डायरेक्टर, वो चाहता है सर मुझे भी ईएसओपी में डाल करके मुझे आप बेनिफिट्स दे दो ना, ये सारे शेयर लेकर के, तो भैया तुझे कछु नहीं मिलने वाला, बराबर से कुछ नहीं मिलेगा तुझे, बिकॉज वो या तो खुद या अपने रिलेटिव के साथ मिलके या किसी और बॉडी कॉर्पोरेट के साथ मिलके, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हो गया ना, अगर कंपनी के 10% या ज्यादा के शेयर्स को ऑलरेडी होल्ड कर रहा है तो फिर उसको ईएसओपी में शेयर्स का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। ठीक है। स्टार्टअप कंपनीज के लिए 10 साल, मैंने आपको बोला था ना, एग्जम्पशन provided that in case of a startup company the condition mentioned above shall not apply for 10 years। इन कॉर्पोरेशन से 10 साल तक, ये जो लाइन अपन ने पढ़ा, ये स्टार्टअप कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, बराबर से। अगला पॉइंट है बच्चों, द कंपनी शैल मेक द स्पेसिफाइड डिस्क्लोजर इन द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। ये मेरे ख्याल से आप सबको आता है, जब स्पेशल रिजोल्यूशन पास करोगे और मीटिंग का नोटिस सबको भेजोगे, तो बट ऑब्वियस है उस नोटिस के अंदर आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करना पड़ेगा। क्या कहते हो बच्चों को, सबको पता है ना कि अपने को ये स्पेशल कंडीशन अपन पढ़ रहे हैं, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच होगा, उसमें सब डिटेल बताओगे। ठीक है। द कंपनीज ग्रांटिंग ऑप्शन टू हिज एम्प्लॉय परसुएंस टू दिस स्कीम have freedom to determine the exercise price in conformity with the applicable accounting policies। ठीक है भाई। अब the companies granting option to his employees pursuant to employee stock option scheme will have a freedom to determine the exercise price in conformity with the applicable FR if any। कि इनको एक ऑप्शन यहाँ पे दिया गया कि भाई किस प्राइस पर ये शेयर ले रहा, फ्यूचर की एक प्राइस अपन यहाँ पे फिक्स कर रहे हैं, तो वो ये रख सकते हैं, लेकिन अकाउंटिंग तो पॉलिसीज है उसके हिसाब से कोई ना कोई प्राइस यहाँ पे कंफर्म जरूर अपने को कर देनी पड़ेगी, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है। देयर शैल बी ए मिनिमम पीरियड ऑफ 1 year बिटवीन द ग्रांट ऑफ ऑप्शन एंड वेस्टिंग। बच्चों, ऑप्शन देना और ऑप्शन को यूज करना, उसके बीच में कम से कम 1 साल का गैप तो देना पड़ेगा, कम से कम मिनिमम 1 साल का गैप है। इट इज प्रोवाइडेड, देखिएगा काफी सारे नए प्रोविजन यहाँ पे कवर है, तो हम चाह रहे हैं कि भाई आज सेक्शन नंबर 63 तक हमारी बात जो है वो अभी पहले इस सेशन के अंदर खत्म हो जाए, फिर पीछे पीछे अगला सेशन हमारा आएगा जिसके अंदर आप आगे के टॉपिक्स को भी कवर करने वाले हैं। चलिए वापस आता हूं, यहाँ पे ईएसओपी पे हमारी बात चल रही है, बहुत डिटेल बात चल रही है। इट इज प्रोवाइडेड दैट इन केस वेयर ऑप्शंस आर ग्रांटेड बाय कंपनी अंडर इट्स एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम इन लिeu ऑफ ऑप्शन हेल्ड बाय द सेम पर्सन अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम इन अनदर कंपनी। बच्चों सुनना, इट इज प्रोवाइडेड दैट, मान लीजिए 2 अलग अलग कंपनीज हैं और एक बंदा 2 जगह डायरेक्टर तो हो सकता है ना, तो यहां से भी उसको ईएसओपी का भी ऑप्शन मिला हुआ है फ्यूचर में शेयर परचेस करने वाला, और दूसरी कंपनी से भी मिला हुआ है। और सबसे बड़ी बात बच्चों, दोनों कंपनियां आपस में अमालगमेटेड मर्ज हो गई है, which has merged or amalgamated with the first mentioned company। बहुत आराम से समझो, 2 कंपनीज है यहाँ पे, where option are granted by a company, हमारी फर्स्ट कंपनी हो गई, बराबर से, जहां उसको ईएसओपी के राइट्स मिले। सेम ईएसओपी के राइट्स वो सेकेंड कंपनी में भी ले रहा है जो पहली कंपनी के साथ मर्ज हो गई है, फर्स्ट कंपनी के साथ मर्ज हो चुकी है सेकेंड वाली। तो द पीरियड ड्यूरिंग विच द ऑप्शन ग्रांटेड बाय द मर्जिंग और अमालगमेटिंग कंपनी वर हेल्ड बाय हिम शैल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द मिनिमम वेस्टिंग पीरियड रिक्वायर्ड अंडर दिस क्लॉज। क्या बात है, बहुत जोरदार। क्या बोला बच्चों, वापस सुनो।
which has merged or amalgamated with the first mentioned company, the period during which the option granted by the merging या amalgamating company, जो हमारी फर्स्ट वाली कंपनी जो थी और held by him, shall be adjusted against the minimum vesting period under this clause। यानी यहाँ पे चूंकि दोनों कंपनीज का अमालगमेशन हो चुका है बच्चे लोगों, तो उस वजह से क्या होगा, वो जो आपका 1 साल का टाइम पीरियड ऊपर हमने दे रखा है मिनिमम टाइम पीरियड, वो इस टाइम के साथ में एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे आपको 3 महीने ऑलरेडी जा चुके थे, 3 महीने आपके ऑलरेडी निकल चुके थे, 1 साल का हमने बोला था ना, 3 महीने ऑलरेडी निकल चुके थे। ठीक है, तो 1 साल के टाइम पीरियड में से ये 3 महीने का टाइम जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। और अब आप सीधा सीधा सा है, 1 साल का टाइम में 3 महीने एडजस्ट हो गया, तो 9 महीने के टाइम के अंदर ही आप शेयर्स जो है वो एक्वायर कर सकते हो। ये इस पॉइंट का हमारा सीधा सीधा सा मतलब हो गया। तो which has merged or amalgamated with the first mentioned company, the period during which the option granted by the merging company, भाई वहां पे मान लीजिए हमको 1 साल का टाइम दिया था, 3 महीने अभी हमारे निकल चुके हैं ऑलरेडी, तो अब क्या वापस से 1 साल चालू हो जाए? जी नहीं, उस 1 साल में से 3 महीने एडजस्ट होकर के अब नई कंपनी में आप 9 महीने के अंदर ही शेयर्स को उठा सकते हो। ये इस पॉइंट का हमारा सीधा सीधा सा मीनिंग हो गया। बराबर से। नाउ द कंपनी शैल हैव द फ्रीडम टू स्पेसिफाई लॉक इन पीरियड ऑफ द शेयर। कंपनी अपने हिसाब से कोई लॉक इन पीरियड या कंपनी पे छोड़ दिया, वहां 3 साल अपन ने पढ़ा था, लेकिन यहाँ कंपनी पर छोड़ दिया कि कंपनी अपने हिसाब से लॉक इन पीरियड डिसाइड करे कि कब तक वो रख सकते हैं, कब तक बेच सकते हैं। Employees shall not have right to receive any dividend or vote in any manner। बच्चों, जब तक ये ऑप्शन अवेल नहीं कर लेता है, जब तक एक्सरसाइज नहीं कर लेता है ऑप्शन का, आज ऑप्शन दिया, 6 महीने बाद आप शेयर लेने वाले हो, फिर 6 महीनों का आप सोचते हो डिविडेंड में मिल जाए, वोटिंग राइट मिल जाए और कोई बेनिफिट मिल जाए। नहीं भाई, अभी तुम शेयर होल्डर बने नहीं हो, एक बार बन जाओ तब सारे राइट्स मिलेंगे, तब तक कोई राइट्स नहीं है। नाउ द ऑप्शन ग्रांटेड टू एम्प्लॉय शैल नॉट बी ट्रांसफरेबल टू एनी पर्सन। बच्चे लोगों, हमने पहले ही पढ़ लिया ट्रांसफरेबल नहीं है। ये जो ऑप्शन उनको मिला है, ऑप्शन का मतलब क्या है बच्चों, कि फ्यूचर में 1 साल के अंदर, मिनिमम 1 साल, बाकी चाहे ज्यादा टाइम आप एक्सीड करो, वो शेयर को परचेज कर सकते हैं एक फिक्स प्राइस के ऊपर। तो ये जो ऑप्शन है, इसको कोई एम्प्लॉय प्लेज हाइपोथेकेटेड मॉर्गेज नहीं कर सकता है, किसी और मैनर में कहीं पर भी नहीं कर सकता है। सब्जेक्ट टू क्लॉज डी, डेथ वाले पॉइंट को छोड़ के, नो पर्सन अदर देन एम्प्लॉय टू हुम प्रपोजल इज ग्रांटेड शैल बी एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज। ओके, एज एम्प्लॉय अगर ये राइट मुझे दिया गया है तो मैं ही ये ऑप्शन यूज कर सकता हूं। डेथ के केस में लीगल एयर करेगा, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इन केस ऑफ डेथ ऑफ एम्प्लॉय व्हाइल इन एम्प्लॉयमेंट, तो जो भी उसको ऑप्शन ग्रांटेड किए गए थे वो उसके लीगल हेयर के नाम पे या नॉमिनी के नाम पे चले जाएंगे। बच्चे लोगों, कॉमन सा पॉइंट है, अदरवाइज और कोई यूज नहीं कर सकता है। इन केस द एम्प्लॉय सफर अ परमानेंट इनकैपेसिटी, आ गई बच्चों उसको परमानेंट, मान लो 1 साल बाद हमने कहा था हम कन्वर्ट करेंगे, मिनिमम 1 साल का गैप देना जरूरी है, लेकिन 7 महीने 8 महीने बाद ही कोई परमानेंट इनकैपेसिटी उसकी आ गई है, तो उसी वक्त के अंदर बच्चों की इमरजेंसी सिचुएशन है, तो उसी वक्त में वो राइट्स उसके पास में चले जाएंगे, यानी वो उन शेयर्स को एक्वायर कर सकता है। ठीक है, इन द इवेंट ऑफ रेजिग्नेशन और टर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, अब कोई रिजाइन कर देता है, नौकरी से उसको निकाल देते हैं और अभी तक उसका ऑप्शन हुआ नहीं है बच्चों, सुनना, 1 साल में हमने कहा था शेयर चेंज कर लेना, आपने मतलब शेयर्स परचेज कर लेना, ऑप्शन दे दिया था, लेकिन उसने तो 6-7 महीने बाद ही जॉब छोड़ दी है, अब क्या करना? तो ये लिख रहे हैं, इन द इवेंट ऑफ रेजिग्नेशन और टर्मिनेशन, ऑल ऑप्शन जो अभी तक उसको वेस्ट नहीं हुए, जो हो गए वो तो शेयर्स उसको मिल गया, वो शेयर होल्डर है, लेकिन बाकी जो है वो उसी दिन पे एक्सपायर मान लिए जाएंगे। However, the employee can exercise the option granted to him which are vested within the period specified in this behalf, subject to the terms and condition। अब आप रिजाइन करते या कुछ भी करते, उससे पहले अगर आपको ऑप्शन मिल रहा था यूज करने का और आपने उसको वेस्ट करवा लिया, अपने नाम पे ट्रांसफर करवा लिए है, तो उस केस के अंदर बच्चे लोगों, आप उन शेयर्स को अपने पास में रख सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। आपके पास वो वेस्ट तो हो ही चुके हैं, आपके पास आ गए हैं, बोर्ड से अप्रूवल लेकर के आप उनको यूज कर सकते हो, अपने को ध्यान में रखना है। बराबर, तो वेस्टेड हो गए, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी, बाकी वो शेयर्स आपके ही है। और ये बच्चों लिस्टेड कंपनी जो भी है, व्हाइल इशूइंग शेयर्स अंडर ईएसओपी शैल फॉलो द प्रोविजन ऑफ सेबी। यहाँ अपने काम कर रही है, सेबी में जो शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट है वो फॉलो करेगी। इसीलिए आपको जो पॉइंट मैंने पढ़ाए वो सारे के सारे अनलिस्टेड कंपनीज के पॉइंट है बच्चों को, अपने को ध्यान में रखना है। कौन सी कंपनीज के? अनलिस्टेड में। ये जो ईएसओपी वाला पॉइंट है इसको जरूर एक बार अच्छे से पढ़ करके जाइएगा। 62 अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इसी में अगला स्टेप है बच्चों प्रेफरेंशियल बेसिस के ऊपर। कंपनी अगर चाहे तो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के अलावा प्रेफरेंशियल बेसिस के ऊपर भी कुछ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को शेयर दे सकती है, जस्ट लाइक सेक्शन 42। बिल्कुल वो भी प्रोविजन यहाँ फॉलो होते हैं। अब आप चाहो तो एग्जिस्टिंग वालों को दो, चाहे एम्प्लॉय को दो इसमें, या नहीं दो, क्योंकि वो ऊपर आ भी रहे हैं, इनके अलावा भी किसी को दे सकते हो। ठीक है, कंडीशंस बच्चों यहाँ पे भी एसआर पास करना पड़ेगा,
शेयर का जो प्राइस है, बट ऑब्वियस है, द प्राइस ऑफ दिस शेयर या सिक्योरिटी टू बी इशूड ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस नॉट बी लेस देन द प्राइस डिटरमाइंड बाय द वैल्यूअर। अगेन बच्चों, अपना जो वैल्यूअर होगा वो जो प्राइस डिसाइड करके देगा उससे कम पे हम शेयर इशू नहीं कर सकते। और ये शेयर हमारे कैश या अदर देन कैश में भी इशू होते हैं, पता ही है, तो अपने को सिंपल है, बराबर। सेक्शन 62 का बच्चों नॉन एप्लीकेबिलिटी कहाँ लगेगा, कहाँ आपको एग्जिस्टिंग वालों को पूछने की या स्वेट एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन स्कीम की जरूरत नहीं पड़ेगी या प्रेफरेंशियल बेसिस की। बहुत सिंपल पॉइंट है, समझिएगा। जिस टाइम पे आपने कन्वर्टेबल डिबेंचर या लोन इशू किए थे, एसआर पास किया था इशू करते वक्त में, और जब कन्वर्टेबल लोन या डिबेंचर्स इशू किए थे जिनको आप बाद में जाके शेयर्स में कन्वर्ट करोगे, उसमें 62 के प्रोविजन नहीं लगते हैं, वो डायरेक्टली आप उनको शेयर दे सकते हो। सेम वैसे ही बच्चों, अगर गवर्नमेंट ने कंपनी को कोई लोन प्रोवाइड कर रखा है या गवर्नमेंट को कंपनी ने डिबेंचर इशू कर रखे हैं और नाउ कंपनी इज नॉट इन पोजीशन टू रीपे, तो गवर्नमेंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट ये ऑर्डर कर सकती है कि हमारे लोन को या हमारे डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर दो आप, तो उनको शेयर्स मिल जाएंगे। और ऐसे में भी सेक्शन फॉलो करने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन गवर्नमेंट जो ये ऑर्डर देगी बच्चों हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर देगी और रीजनेबल होना चाहिए। टर्म्स कंडीशन में कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन चेक करेगी, टर्म्स चेक करेगी लोन या डिबेंचर्स की, इंटरेस्ट उस पर कितना ड्यू है, पिछले 5 साल में कंपनी ने कितना कमाया, प्रॉफिट्स वगैरह क्या रहे और शेयर की मार्केट प्राइस अभी कितनी है। इस बेस पे वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि यार चूंकि सिचुएशन ऐसी है कि ये लोग शायद पैसा नहीं पे कर पाए, तो क्यों ना ऐसा करो कि इनके लोन को या इन्होंने जो डिबेंचर्स गवर्नमेंट को इशू किए उसको शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाए। लेकिन अगर कंपनी चैलेंज करना चाहती है सीजी के डिसीजन को कि नहीं सर हमको ये कन्वर्जन नहीं करवाना है, हाँ आप अननेसेसरी हमारे शेयर होल्डर बन जाओगे, ऐसा हमको नहीं चाहिए, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। द कंपनी में विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर, बट जब ऐसा ऑर्डर दिया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो वहां से 60 दिन में आप ट्रिब्यूनल के पास में अप्लाई कर सकते हो और ट्रिब्यूनल क्या करेगा, दोनों पार्टीज को सुनने के बाद जो ठीक लगेगा वैसा ऑर्डर कर देगा। आपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये आपका 62 वाला सेक्शन इतना बड़ा सेक्शन है, किधर से भी क्वेश्चन बन सकता है। 3 पार्ट में हमने इसको किया है बच्चे लोगों। एक तो हमारे फर्स्ट नंबर पे राइट इशू एग्जिस्टिंग वाले, दूसरे नंबर पे हमारे एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन स्कीम वाले, जिसमें इतने सारे पॉइंट्स हमने पढ़े कि क्या मतलब होता है, कौन सा रेजोल्यूशन पास होता है, किनको देना है, कौन इसमें इंक्लूड है, कौन इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, ये सब आपको पढ़ करके जाना चाहिए। चलिए जी, एक और पॉइंट लेते हैं बच्चे लोगों, बोनस शेयर्स आज हम लोग और ले रहे हैं इस सेशन के अंदर, पर्टिकुलरली बोनस शेयर्स। सबसे पहले मीनिंग सबको पता है, बोनस शेयर मेंबर को मिलेंगे फोगट में, फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर मिल रहे हैं। 1:5 का मतलब वही 5 शेयर पे 1 शेयर हम आपको बोनस दे रहे हैं। बोनस का सोर्सेज बच्चों अकाउंट्स में आप पढ़ करके आते हो, फ्री रिजर्व से आ सकता है, सिक्योरिटी प्रीमियम से आ सकता है बोनस, याद रखिएगा, चाहे 133 में कवर हो चाहे नहीं हो, या फिर सीआरआर आपके पास पड़ा हुआ है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जिसके यूजेस में यही है कि आप बोनस शेयर इशू कर सकते हो, ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर कोई कैपिटल प्रॉफिट है या कोई आपने एसेट्स को रिवैल्यू करके प्रॉफिट कमाया, रिवोल्यूशन प्रॉफिट, वो कभी भी बोनस शेयर देने में काम में नहीं आएगा। तो फ्री रिजर्व, प्रीमियम एंड सीआरआर, ठीक है। कंडीशंस बच्चों आर्टिकल से ऑथराइज होना चाहिए, सबसे पहले बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, तब जाके दूसरा रेजोल्यूशन पास होगा, ठीक है। तो बोर्ड जब रिकमेंड कर दे उसके बाद में हम जनरल मीटिंग के अंदर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके काम कर देंगे। लेकिन ये बोनस शेयर तभी इशू कर सकते हो जब आपने पहले किसी डिपॉजिट, बच्चों अपना चैप्टर डिपॉजिट का जो मैं नेक्स्ट सेशन में लेने वाला हूं, या डेब्ट जो भी है उसके पेमेंट में, प्रिंसिपल या इंटरेस्ट के पेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए। उसके अलावा जो स्टैट्यूटरी ड्यूज है, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी, एम्प्लॉय का प्रीमियम, एम्प्लॉय का इंश्योरेंस प्रीमियम, उसको पेमेंट करने में आपने कोई डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए, बराबर से। तो 2 तरह के नो डिफॉल्ट, एक तो डेब्ट और डिपॉजिट के पेमेंट के अंदर, या स्टैट्यूटरी ड्यूज के पेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, बराबर से। ये अपने को ध्यान में यहाँ पे रखना पड़ेगा। कंपनी के ऊपर रिक्वायरमेंट लग रही है सारी की सारी, कब आप बोनस शेयर इशू कर सकते हो, ठीक है। फिर बच्चों पार्टली पेड अप शेयर्स नहीं चलेंगे, फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करो, उसके बाद ही बोनस शेयर मिलते हैं, आप लोग जानते हो। और ये आपने डिविडेंड वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि डिविडेंड की जगह पे बोनस नहीं दे सकते, नॉट इन लिeu ऑफ डिविडेंड, कि डिविडेंड देना का डिक्लेयर कर रहे हैं उसकी जगह पे बोनस शेयर दे रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। वहां पे भी ये लिखा हुआ था, बोथ आर एब्सोल्युटली डिफरेंट, अपने को ध्यान में रखना है। आफ्टर डिक्लेरेशन बोनस इशू शेल नॉट बी विड्रॉ बाय द कंपनी। एक बार बोनस शेयर इशू हो जाए उसके बाद कंपनी उसको कभी भी विड्रॉ नहीं कर सकती है। तो ये आप बच्चे लोगों जरूर 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 पढ़ करके जाइए, बराबर से। तो ये सेशन खास आप लोगों के लिए है, एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए है। बहुत फास्ट लेने की कोशिश की है मैंने, ताकि कम समय में आपको ज्यादा चीजें मिल जाएं।
फिर भी और भी कुछ आप पढ़ना चाह रहे हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम उसके ऊपर फटाफट से आपके साथ में जुड़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो सेशन होगा बच्चे लोगों, उसमें हम लोग डिपॉजिट का जो हमारा रूल 2 जो है, नॉट कवर इन डिपॉजिट, उस पर बहुत डिटेल के अंदर, मतलब शॉर्ट में डिटेल बात करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस भी हम इसके ऊपर कवर करने वाले हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। बराबर पूरा टॉपिक इसको हम लेने वाले हैं, इसीलिए मैंने अभी नहीं लिया क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक जाएगा। उसके अलावा बच्चों चार्ज से रिलेटेड कुछ पॉइंट हमारे जो हैं चार्ज वाले में से, और देन कंपनी के जो हमारे टॉपिक्स हैं, और देन उसके बाद आप लोग जानते हैं डिविडेंड है हमारे पास में, या अकाउंट्स वाला हमारा जो चैप्टर है, और उसके अलावा ऑडिटिंग से रिलेटेड जो हमारे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे, उन सबको मैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो इस सेशन के अंदर आप इतना करिए, बहुत जबरदस्त वाली तैयारी रखिएगा, एकदम शानदार तरीके से पढ़ते रहिएगा। सारी चीजों को हम लोग को करना बहुत जरूरी है। तो मैं आपके साथ में लगातार जुड़ा हुआ हूँ, और ये नोट्स अगर आपको चाहिए जो मैंने अभी बताया, अगर आपके पास में नहीं है, देखो इस वक्त में आप जिस बुक से पढ़ रहे हो उसी बुक से पढ़िए, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। फिर भी अगर इन नोट्स की आपको रिक्वायरमेंट है कि सर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हमको यहाँ लिखे हुए जो चाहिए, श्योरली मेरा टेलीग्राम चैनल जो है, जिसका लिंक भी आपको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, वहां आप जा सकते हैं। 2 टेलीग्राम चैनल है, दोनों में से किसी में भी आप जाएंगे आपको ये नोट्स वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे। ऑल दी बेस्ट, तैयारी करते रहिए, अगले सेशन में फिर से मिल रहे हैं। बाय बच्चों।